अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं बना रहे थे? वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से मुझे महीना डेढ़ बेड रेस्ट पे रहना पड़ा, तो फिर इसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि अभी ठीक हूँ, लेकिन इसी वजह से नहीं वीडियो बन सकी कोई। अच्छा अच्छा, कुछ लोग ना ये सवाल कर रहे हैं हमसे, जिनका मुझे लगता है कि हमें जवाब देना चाहिए। हाँ हाँ। सवाल ये है आज का, बल्कि बेसिकली टॉपिक भी ये है कि जो लोग तुर्की में आना चाहते हैं वो किस तरह से आ सकते हैं, और उसके लिए कोई एजेंट का होना ज़रूरी है? नहीं, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर जस्ट प्लानिंग टू विजिट टर्की। मतलब आप किस तरीके से आना चाह रहे हैं। अगर तो एज ए टूरिस्ट आना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसीजर भी डिफरेंट है। अगर आप किसी वर्क वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हो तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट होता है। जब आप अगर टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हो तो आपको आने के लिए वहाँ पे एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के नाम से वेबसाइट है, उस पर आप इनकी जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट हाँ, है? इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, टर्किश कॉन्सुलेट की तरफ से अप्रूव्ड है। ठीक है। ये समझ लें ये उनके एजेंट्स हैं। ठीक है। जहां पे ये आपके नेटिव सिटी जो भी नजदीक तरीन सिटी होगा उनकी वेबसाइट पे आपको उसका एड्रेस भी मिल जाएगा और उधर से आप उनके ऑफिस जाते हैं। उनकी वेबसाइट के ऊपर ही आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी उसी में मेंशन्ड है कि उनको जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सारे आप डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करें, और उसके बाद आप एनातोलिया के ऑफिस में डायरेक्टली जाके एक फॉर्म देते हैं आपको, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आप अपनी डिटेल्स मेंशन करते हैं सारी, और वहीं पे सबमिट होता है। वही आपके पासपोर्ट और उसकी डिटेल्स लेके तुर्किश काउंसलेट को सेंड करते हैं और वहीं से वीज़ा आपका अप्रूव हो या रिजेक्ट होके आता है। अच्छा, छोटा सा एक सवाल है, बीच में काट रही हूँ। आपका कहने का मतलब है कि हमें बाहर से किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके ऑफिस में उनके अपने एजेंट मौजूद हैं जो कि आपको मदद करते हैं। दैट ऑफिस इज बेसिकली वर्किंग एज एन एजेंट बिटवीन द काउंसलेट एंड यू, और ये इनकी गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किए गए दैट हैं। इज अप्रूव्ड। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगी कि डेफिनेटली ये आपने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि जब मैं अपना वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए गई थी, चूंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद ही सबमिट करवाए थे, तो वहाँ पे मेरा एक इशू बना था, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, तो वो FRC और MRC का कोई चक्कर था। ठीक है, तो उन्होंने मुझे खुद ही बताया था कि आपको FRC की जरूरत नहीं है, आपको MRC की जरूरत है। इफ यू आर मेंशन्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स कह रहा हूँ कि NIC और जो आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर अगर आप मेंशन्ड है कि आप मैरिड हैं तो फिर आपको MRC की जरूरत पड़ेगी। वरना अगर आप अपने मैरिटल स्टेटस की बेसिस पे नहीं जाना चाह रहे हो, इंडिपेंडेंटली जाना चाह रहे हो, तो उसका भी कोई इशू नहीं है, आप FRC को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें अब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं जब हम अप्लाई करते तो हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी पिक्चर्स चाहिए, पासपोर्ट की वैलिडिटी वो मिनिमम 1 ईयर की होनी चाहिए आपकी, ये 6 मंथ्स मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है। विजिट के लिए, विजिट की बात हो रही है। अच्छा, ठीक है। अगर आपका वो प्रोसीजर, वो सारी चीजें मेंशन्ड है अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज की वेबसाइट के ऊपर, अगर आप उसको स्टडी करोगे तो आपको हर चीज वहां पे मेंशन्ड है, दिखा देते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है प्रोसीजर। मकसद ये है हमारा ये बताने का कि हाउ टू अप्लाई फॉर द वीजा ऑफ द टर्की। ओके, ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है। दूसरा होता है वीजा, जो होता है वर्क वीजा। वर्क वीजा आपको किसी भी कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर मिलता है। जैसा कि हमने पिछले दिनों मोरक्को से एक अपने एम्प्लॉय थे, उनके लिए मैंने वीज़ा भिजवाया था, उनको मैंने ऑफर लेटर भेजा था जिसमें मैंने मेंशन किया कि दिस पर्सन इज सपोज टू कम ऑन दिस एप्लीकेशन फॉर्म। हम इस इनविटेशन पे इनको बुलवा रहे हैं, ये आएंगे। 1 या 2 माह का उसमें टाइम पीरियड कंपनी मेंशन करती है जी कि ये इस काम के लिए हमारे पास आ रहे हैं। अगर ये हमारे पास अपना प्रोबेशन पीरियड के जरिए या दौरान आपने हमारे पास सिलेक्ट हो जाते हैं तो हम इनका वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देंगे। कंपनी इज बाउंड टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट फॉर दैट एम्प्लॉय जिसको उन्होंने अपने लेटर के ऊपर वहां पे बुलाया। यानी ये बेसिकली वर्क वीजा हुआ। ये वर्क वीजा ही कंसीडर किया जाएगा ना, फिर ये विजिट नहीं होगा। फिर कंपनी उसमें टाइम पीरियड मेंशन करती है कि कितने टाइम पीरियड के लिए हम इस एम्प्लॉय को अपने पास बुला रहे हैं। और अगर कंपनी उसको रिजेक्ट कर देती है फॉर एग्जांपल उस टाइम बीइंग के दौरान में, तो फिर वो वापस उसको मतलब एग्जिट करना पड़ेगा टर्की को, उसका वर्क परमिट नहीं बनेगा, नहीं बन सकेगा। ठीक है, क्योंकि वर्क परमिट बेसिकली टोटली एम्प्लॉयर जो होता है ना आपका, वो प्रोसेस करता है, एम्प्लॉय नहीं कर सकता।
अच्छा, हाँ ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल चलें हमने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया हाँ और किसी का वीज़ा लग गया, हाँ ठीक है, तो उसके यहाँ पे आने के बाद होटल वगैरह के एक्सपेंस क्या होंगे, हाँ, खाने पीने मैं के वो भी बता एक्सपेंस? देता हूँ, मैं वो भी चीज सारी चीजें बता देता हूँ। पहली जो चीज है कि अगर तो आप आ रहे हो विजिट वीजा के ऊपर, तो आपके पास कैलकुलेटेड टाइम ऑफ पीरियड होगा कि आप 10 दिन का वीजा आपका अप्रूव्ड है या 15 दिन का है या 20 दिन का, जो भी है। लेकिन आप उस दौरान आप यहाँ पे आते हो, आपको अपनी रेजिडेंस जो भी है वो अपना लेनी होगी रेंटल, और उस रेजिडेंट के एग्रीमेंट के साथ आपको ऑनर सर्टिफिकेट होगा जिसको टापू कहते हैं, वो साथ लगता है। और फिर उसकी एप्लीकेशन सबमिट होती है ऑनलाइन इनकी अपनी वेबसाइट पे, आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती अपनी किमलिक के अप्लाई के लिए। अच्छा जी, अजान होने लगी थी इसलिए हमें वीडियो काटनी पड़ी। जी अच्छा, तो आप बता रहे थे कि जब वो तुर्की में भी आ जाते हैं तो उसके बाद भी हमें किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना यहाँ पे वो इस परेशानी में होते हैं कि जी हम डेफिनेटली, मैं भी इसी प्रोसेस से गुजरा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ लोगों को कि वो एजेंट को ढूंढते हैं, भाई पता नहीं इसका क्या प्रोसीजर है, हम कैसे इसको फिल करेंगे। एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आप गोजदारे की वेबसाइट पे जाएंगे, e-iqamat.gov.tr के नाम से वेबसाइट है। आप एक दफ़ा फिर रिपीट मैं कर दें। इसको डिस्क्रिप्शन में हम इसको मेंशन भी कर ठीक देंगे। है। उसके ऊपर आप जाके अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस खुद अपने बिहाफ पे उसको स्टार्ट करवा सकते हो। उसके लिए आपको इंश्योरेंस करवानी होती है। इंश्योरेंस के लिए दमीर एक कंपनी है जिससे हम इंश्योरेंस करवाते हैं, और वो DEMIR, उसका भी मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। इनकी वेबसाइट से जाके आप डायरेक्टली इनके व्हाट्सएप पे राब्ता करके डायरेक्टली आप अपनी वो किमलिक भी सॉरी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो 1 साल की है वो करवानी होती है आपको। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे अभी जो रिसेंटली हमने करवाई है वो 1 साल की 1100 लिरा है। अभी करंट डेट जो अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च की आज 15 है, 13 है। सो द सेकंड थिंग इज के उसके बाद आपको जब है ना वो वहाँ पे टैक्स सबमिट करवाना होता है। आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होके आपको वहीं पे अपॉइंटमेंट नंबर मिल जाता है, डेट मिल जाती है कि किस डेट और किस ऑफिस में आपने अपनी एप्लीकेशन ले जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका वहीं से डाउनलोड हो जाएगा वेबसाइट से ही, और सिंपली आपने जाना जाके अपना वो जो इनकी है अपना वेबसाइट सॉरी इनका ऑफिस है टैक्स ऑफिस, उसको वेरगी ऑफिस बोलते हैं यहाँ पे। ठीक तो है। वेरगी ऑफिस में जो नेटिव आपका वेरगी ऑफिस होगा उसका एड्रेस भी आपको गूगल मैप से भी मिल जाता है इजीली। आप वहां जाके अपने टैक्स जमा करवाएंगे, अपना टैक्स रिटर्न नंबर लेंगे और वो स्लिप साथ लगा के, साथ आपकी इंश्योरेंस होगी और साथ आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने ले जाके कोचदारे में जमा करवाना होता है। इसके साथ ऑनरशिप, ऑनर की जो प्रॉपर्टी जिसका रेंटल एग्रीमेंट आपके साथ हुआ है उसका टापू चाहिए होता है। जैसे पाकिस्तान में एक फर्द होती है जिसको हम बोलते हैं ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे टापू उसको बोलते हैं। तो टापू जो है ना वो आपको साथ उसकी कॉपी लगानी होती है, और वो आपका रेंटल एग्रीमेंट है वो साथ आपके लग जाता है उसके। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, और साथ आपकी पिक्चर्स दो, और पासपोर्ट तो है ही। किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, नहीं है, आप खुद कर सकते ये हो। और एग्जैक्टली जो आप खुद कर एजेंट्स सकते हो। हैं वो आपसे डबल फीस, बहुत ओवरचार्ज करते बहुत हैं। ओवरचार्ज करते हैं। मैंने बल्कि यहाँ पे देखा है कि लोगों ने तकरीबन एक एक किमलिक के लिए $2,000 पे किया है। अल्लाह अल्लाह। यू कांट इवन इमेजिन। और इसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आई है? 1100 लिरा आपकी कॉस्ट आती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पे, और तकरीबन 2000 लिरा आपका टैक्स है जो पूरे महीने का आपका पे होता है, और साल का। पूरे साल का, सॉरी पूरे साल का पे होता है, और उसमें आपके कार्ड की फीस भी है, और ये टोटल 3000 हो गया। और साथ आपका रेंटल एग्रीमेंट है, जो भी आपने किया वो तो आप रह ही रहे हैं उसमें, तो वो सारा उसमें तो ऑलरेडी आपने पे किया हुआ है। अच्छा, ये कितना टोटल बन गया टर्किश लिरा में? टर्किश लिरा में ये राउंड अबाउट 3100 लिरास बनते हैं इस वक्त। ठीक है। और और अगर ये आप डॉलर्स में पाकिस्तानी, कन्वर्ट करो तो $150 नहीं, आप पाकिस्तानी रुपीस में बताएं। ये पाकिस्तानी रुपीस में देखो, अभी तो पाकिस्तानी रुपीस का मुझे रेट का नहीं पता कि डॉलर का क्या रेट इस वक्त चल रहा है, लेकिन तकरीबन ये 40 से 50 हजार के राउंड अबाउट बन जाता है। और मेरा जिन लोगों से, जो लोग हमें कमेंट करते हैं या जो लोग राब्ता करने की कोशिश करते हैं, लिटरली वो बताते हैं कि वो 15 से 20 लाख के दरमियान यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं इन्हीं चीज़ों पर। तो बहरहाल उम्मीद ये करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो वेस्टेज ऑफ मनी होगी ना। या वेस्टेज ऑफ मनी है। हाँ। एग्जैक्टली। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा जो हमारा कॉन्सेप्ट है हाँ, ये और लोगों को अब मैं क्लियर साथ होगा। आपको एडिशनल कुछ चीजें बता दूं कि यहाँ पे आपके जो मंथली रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस हैं
आपका जो भी आप अपनी प्रॉपर्टी आपने रेंट आउट की है उसका रेंटल एग्रीमेंट जो भी होगा वो 3 से 4,000 5,000 लिरा में नॉर्मली आपको 1 BHK का फ्लैट यहाँ पे अच्छे एरिया में मिल जाता है। उसके बाद आपका 4 से 5,000 लिरा का एक्सपेंस होता है 2 लोगों का, क्या महीने का खाना पीना, बिल्स वगैरह या छोटी मोटी आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए। तो ये टोटल एक्सपेंस अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 10,000 लिरा फॉर द टू पीपल इज मोर देन इनफ टू लिव हियर, मतलब मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे। एग्जैक्टली ठीक है। तो यहाँ पे जो लेबर जॉब्स हैं वो बड़ी लोगों को मिलती हैं और आपकी किमलत पे भी आपको मिलती हैं, है इलीगल, लेकिन बेसिकली आपको आप लोग यहाँ पे करते हैं। तो वो जो बेसिक चल रही है इस वक्त लेबर वेजेस वो गवर्नमेंट की तरफ से 8,500 लिरास हैं पर मंथ की। ठीक है, इस टॉपिक पे हम इंशाल्लाह फिर एक अच्छी थॉरो डिस्कशन करेंगे ठीक है। कि जॉब्स कौन सी मिल सकती हैं और क्या क्या मिल सकती हैं। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम लोग एजुकेटेड बहुत ज़्यादा हैं बट हमारे पास जॉब्स नहीं है। हाँ। इसी वजह से हम लोगों को बाहर के मुल्कों में आना पड़ता Exactly. है। तो चलते हैं, थोड़ा सा व्यू भी दिखाते हैं। मौसम बहुत अच्छा है जी बिल्कुल। और साथ में हमें जाना है जी मार्केट। ये हमारे बिल्कुल करीब मार्केट है और ये देखें आप, ये कितना खूबसूरत एरिया है माशाल्लाह। ये आगे सारे पहाड़ हैं और जंगल हैं इनके साथ, और ये भी सारा जंगल है पहाड़ों के ऊपर। अच्छा, आ जाएंगे। तो लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे इतने नहीं हैं जितने कि हम सोचे। नहीं बेसिकली एज कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे नॉर्मल है। इन्फ्लेशन तो हर जगह आई है, जाहिर है। वो तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है, यहाँ पे नहीं है, तो हर जगह पे है। क्या लेना है हमें? मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं पहले ये दिखाती हूँ, मुझे जहाँ पे नजर आ जाते हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं। ये भी अच्छा चलो, क्या लेना क्या अभी हमने? वो कपकेक्स उधर पड़े हुए हैं, ये पड़े। ये वाले थे। ठीक है ठीक है, बस। हाँ बस फिलहाल तो यही चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स? नो कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा। नो कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ भी मिल जाए। दूध चाहिए? दूध तो सुबह तो लेके गया था आई थिंक, नहीं कल लेके गया। चलो दो पैकेट दूध डाल लेते हैं। चलें जी। gerek yok. Evet abi. Vereyim mi? Çok sıfır. Kaç para? 55-25. Bir. बोयरन। अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक आई थिंक हमने कंप्लीट कर दिया है। हाँ, इसमें अगर किसी को भी कोई और क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं जो भी होगा मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब पूरा देने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, Thank बाय you. बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।